सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कोरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 विच इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। तो भाई आज के इस वीडियो में हम पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारा 11th का बोर्ड्स या फिर हमारा जो नीट का एग्जाम है उसका जो सारे क्वेश्चन है वो बन जाए। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो इस बेसिकली हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि हमारे अंदर जो फालतू चीज़ें बनती है ना वो कैसे हम अपने बॉडी से निकालते हैं। साथ ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जैसे कि ह्यूमन में तो किडनी काम करता है, बाकी सारे मैमल्स में हो गया या फिर जो समुद्री इलाके में जो जीव रहते हैं वो लोग अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं और कौन कौन से पार्टिकल्स, साथ ही किडनी के पार्ट्स और वहाँ क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ये था हमारा ओवरव्यू और काफ़ी ज़रूरी है यार, वरना हम अपने ही जहर से मर जाएंगे, इसलिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like Na+. वाई काम कह नहीं कर रहा, एक सेकेंड। हाँ, तो एनिमल्स ना अपने अंदर इकट्ठा करते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड पेन दूसरा यूज करना पड़ेगा, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। तो कई सारा चीज़ हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इसे निकालना ज़रूरी होता है, इधर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बाई मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन। तो ये अकुमुलेट इकट्ठा कैसे करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करके, मतलब शरीर का जो बेसिक फंक्शन होता है ना, खाना पीना पचाना, ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बन जाता है, या फिर हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तब ये हमारे अंदर अकोमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्सली। तो ये जो सब्सटेंस है ना उसे हमें टोटली या फिर आधा अधूरा तो निकालना ही पड़ता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजीनियस वेस्टेज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे इन सारी चीज़ को एलिमिनेट करते हैं और कुछ स्पेशल एम्फोसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्टेज और कुछ नाइट्रोजन वेस्टेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्टेज एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। तो बेसिकली तीन मेन है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो इसी को हमें एलिमिनेट करने वाले हैं, एलिमिनेट करते हैं ज़्यादातर जानवर। सब में अलग अलग होते हैं, सब में एक साथ तो नहीं होते होंगे। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। तो हमारा जो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म में रहता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है इसे अपने बॉडी से निकालने के लिए। तो बेसिकली ये जो समुद्री इलाके हैं ना, समुद्री जानवर, उन लोग इसका यूज़ करते होंगे अमोनिया को निकालने में। उसके बाद है यूरिक एसिड, बीइंग द लेस्ट टॉक्सिक एंड कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। उसके बाद सबसे कम है हमारा यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को हमारे शरीर से निकालने के लिए सबसे कम पानी की ज़रूरत रहता है और ये सबसे कम टॉक्सिक रहता है, और ये आई थिंक जनरली जो बर्ड्स का पूप है ना उसमें रहता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेटिंग अमोनिया इज अमोनोटलिज्म। तो जो अमोनिया को एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं अमोनोटलिज्म। मेनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटलिक। तो कई सारे बोनी फिशेस मतलब जिनके अंदर हड्डियाँ होती हैं, एक्वाटिक एम्फीबियंस जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं, आई थिंक एम्फीबियंस, एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स जो समुद्री जीव होते हैं, वो अमोनोटलिक होते हैं। मतलब यार अमोनोटलिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करते हैं अपने एक्सक्रीशन में, उसको कहते हैं अमोनोटलिक ऑर्गेनिजम्स। Ammonia is readily soluble. It is readily soluble and is readily excreted by diffusion across body surface through gill surface in fish as ammonium ions. तो अमोनिया है ना वो जनरली सोल्यूबल होते हैं, रेडली सोल्यूबल मतलब आसानी से सोल्यूबल होते हैं, और ये डिफ्यूज कहाँ से करते हैं, मतलब निकलते कहाँ से बॉडी सरफेस से, या फिर जो गिल्स होते हैं ना फिशेस के अंदर उससे निकल जाते हैं। किस फॉर्म में? अमोनियम आयंस के फॉर्म में। किडनीज डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। तो किडनी यहाँ पे उतना मेन रोल प्ले नहीं करते हैं रिमूवल पे। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्टेज लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो कई बार जब वाटर की कमी होता है तो कुछ टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन करना पड़ता है
ताकि नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड बॉडी से निकल सके। मैमल्स मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, marine fishes mainly excrete urea and are called urotelic। तो कई सारे तो कई सारे मैमल्स जो बच्चा देते हैं, और कई सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो जनरली जमीन पर रहना पसंद करते हैं, और कुछ मरीन फिशेस ज़्यादातर यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और इसे हम कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस बाय metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidneys। तो अमोनिया हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, किसके मदद से? लीवर की मदद से, और ये हमारे ब्लड में रिलीज होता है, और ये फिल्टर कहाँ से होता है? किडनी के द्वारा। तो ये था सिंपल स्टेप। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल्स टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। तो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया है वो किडनी में ही रहता है, ताकि एक डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी प्रोड्यूस हो, मतलब कंसंट्रेशन को बराबर बनाने के लिए ना कुछ अमाउंट में यूरिया हमारे ब्लड में मौजूद होता है। Reptiles, birds, land snails, insects excrete nitrogenous wastes as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and called uricotelic। तो हमारे जो रेप्टाइल्स है, जो जमीन पे चलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, या फिर लैंड के जो स्नेल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये जनरली क्या यूरिक एसिड ही सिक्रेट करते हैं। क्योंकि इसको निकालने में कम पानी का खर्च होता है। अ सर्वे ऑफ एनिमल्स presents a variety of excretory structures। तो बहुत सारे एनिमल्स में ना बहुत सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे में किडनी है, तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स में कुछ दूसरे हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं होता, दिस स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स। तो उनके बॉडी में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स के स्ट्रक्चर होते हैं। जबकि वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर जैसे कि हमारे अंदर वर्टिबल कॉलम है, हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स, उसके हमारे अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स है, जैसे कि किडनी। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। तो कुछ इसके स्ट्रक्चर नीचे दिए गए हैं। प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो आपका जो प्रोटोनेफ्रेडिया है, नोट डाउन कर लो भाई। हर एक चीज एमसीक्यू में घुमा फिरा के पूछ ही लेता है। ये प्रोटोनेफ्रेडिया या फिर फ्लेम सेल्स हैं, वो हमारे प्लैटीहेल्मिन्थेसिस में होता है, और एग्जाम्पल है इसका फ्लैटवर्म्स या फिर प्लानेरिया, रोटिफर्स, सम annelids एंड cephalochordate। इनके पास तो ये भी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है यार, आई होप समझोगे। रोटिफायर्स हो गया, एनलेट्स हो गया, cephalochordate है, तो इनके पास है एम्फोजियस होता है। प्रोटोनेफ्रेडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। तो हमारा जो प्रोटोनेफ्रेडिया का जो स्ट्रक्चर है, वो जनरली किस पे कंसर्न होता है? वो आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है निकालने के लिए कुछ चीज बॉडी से, जिसे हम कहते हैं सिंपली ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रेडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स। तो एक और स्ट्रक्चर की बात हुई है जिसे हम कहते हैं नेफ्रेडिया। तो नेफ्रेडिया जनरली किस में होता है? हमारे अर्थवर्म में। नेफ्रेडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्टेज एंड मेंटेन अ फ्लूइड आयोनिक बैलेंस। तो नेफ्रेडिया नाइट्रोजनियस वेस्ट निकालने में मदद करता है और एक फ्लूइड आयोनिक बैलेंस भी बना के रखता है। उसके बाद है मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ये एक दूसरा चौथा स्ट्रक्चर है आई थिंक। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स और इंक्लूडिंग कॉकरोच में भी होता है। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब सारे के सारे वही काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन वेस्ट निकाल रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद है एंटीनल ग्लैंड्स। ये किसमें होता है? या फिर ग्रेन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। तो ये एक्सेप्शन की तरह है, ये आ सकता है। एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रेन ग्लैंड्स हमारे प्रॉन्स में होते हैं। उसके बाद है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो हमारे ह्यूमन में कौन कौन सी चीज होता है? एक पेयर ऑफ किडनी होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर,
यूरेटर मतलब ये लंबा पाइप जो किडनी से जुड़ा हुआ है। एक यूरिनरी ब्लैडर ये रहा, और एक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब वो ओपनिंग जहाँ से हमारा लिक्विड फ्लो होता है। Kidneys are reddish brown, bean-shaped structure situated between the लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड lumbar vertebra। तो हमारा जो किडनी है वो लाल कलर का होता है, ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट thoracic। तो जनरली मूवीज में हमें लगता है कि हमारा जो किडनी है वो यहाँ पे होता है ना, लेकिन जनरली ये हमारे पीछे साइड होता है भाई। भाई साहब, आई थिंक यहाँ पे होता है किडनी। मेरे को पहली बार जब पता चला तो मेरे को स्ट्रेंज लगा था, लेकिन वहीं पे होता है, हमारे डोर्सल साइड में होता है यार। मतलब थोड़ा आई थिंक हाथ को ऊपर कर लेना चाहिए था। इधर होगा, इधर आई थिंक जहाँ हमारा रिब केस खत्म होता है ना उसके जस्ट ऊपर, इस साइड। क्या बोला जा रहा है उसकी बात? हाँ, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा में होता है, जो हमारे डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी की तरफ होता है। मतलब पीछे साइड, पीछे साइड है ना हमारा पीठ साइड, उसे हम डोर्सल साइड कहते हैं। इस किडनी ऑफ एन एडल्ट मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5 से 5 to 7 सेंटीमीटर इन वाइड। तो हमारा जो किडनी है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई में होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर वाइड में होता है, 2 से 3 थिकनेस में होता है। उसका एवरेज वेट होता है 120 से 170 ग्राम। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज नॉट कॉल्ड हाइलम। तो किडनी का जो इनर साइड है ना उसे वहां पे एक नॉच होता है, गड्ढा होता है जिसे हम कहते हैं हाइलम, थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर। जहां से जो कहा गया यूरेटर है, ब्लड वेसल्स है, यहाँ इंटर हो रहे हैं। Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called renal pelvis with projection called calyces। तो हाइलम क्या क्या बोलते हैं? इनर टू द हाइलम, हाइलम के अंदर भी ना एक ब्रॉड फनल शेप्ड छन्नी की तरह शेप्ड स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं रेनल पेल्विस, और इसके अंदर कुछ कैलिसिस के प्रोजेक्शन होते हैं। आई थिंक ये रहे कैलिसिस। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल। इसका जो आउटर लेयर है इसे टफ कैप्सूल की तरह रहता है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो किडनी के अंदर दो जोन्स होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस। जो मेडुला है फर्दर कोनिकल मासेस में डिवाइड होता है। ये देखो कौन शेप्ड है ना, कोनिकल मास डिवाइड होता है। हु प्रोजेक्टिव इंटू कैलिसिस। आई थिंक इसी को हम जो ट्रायंगुलर शेप्स है इसे हम कैलिस कहते हैं। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज renal columns called columns of Bertini। तो जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड कहाँ पे करता है? बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। तो जो मेडुलरी पिरामिड है इसको हम, ये रहा यार पूरा पार्ट, ये रहा मेडुलरी पिरामिड, ये रहा कैलिक्स। कैलिक्स जो नीचे वाला पास है उसे हम कैलिक्स कहते हैं। रेनल आर्टरी, रेनल वीन, ये यूरेटर, रेनल पेल्विस, इसे हम रेनल पेल्विस कहते हैं। और ये रहा हमारा कॉर्टेक्स, ये मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में होता है। ये रेनल कैप्सूल, ये रेनल कॉलम। भाई साहब, each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephrons। तो हर एक किडनी के पास लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन विच आर फंक्शनल यूनिट। तो जैसे कि हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट है सेल, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट है न्यूरो नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। हर एक नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और एक रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय afferent arteriole। तो ग्लोमेरुलस एक टफ्ट है या फिर कैपिलरी से गुच्छा है जो बनता है एफरेंट आर्टियोल से। एक फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है ये। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड आउट अवे बाय एफरेंट आर्टियोल। तो ये जो ग्लोमेरुलस है इससे कैरी इससे ब्लड ना एफरेंट आर्टियोल लेके जाता है। द रेनल ट्यूब्यूल्स बिगिंस विद अ वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पोमस कैप्सूल। तो हमारा जो रेनल ट्यूब्यूल है वो डबल वॉल्ड कप स्ट्रक्चर। कहाँ गया हमारा रेनल ट्यूब्यूल?
रेनल ट्यूब्यूल्स बिगिंस विद डबल वॉल्ड बोमेंस कैप्सूल से होके जाता है। हाँ, यहीं से ओरिजिनेट होता है। विच इंक्लूजेस द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस को पकड़ के रखता है। ग्लोमेरुलस along with बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड मेल्फिगियन बॉडी और रेनल कॉर्पसल्स। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल जिसे हम क्या कहते हैं, मेल्फिगियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पसल्स, दोनों को मिला के कहते हैं। ये 98.4 में देख सकते हो, दोनों को मिला के हम कहेंगे क्या, मेल्फिगियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पसल्स। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। जो ट्यूब्यूल है वो फर्दर हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे पीसीटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और हेयर पिन शेप्ड हेलनेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच इज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप। तो एक हेयर पिन जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, हेलनेस लूप, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक असेंडिंग लूप एंड डिसेंडिंग। एक डिसेंडिंग मतलब नीचे जाता हुआ, असेंडिंग मतलब ऊपर जाता हुआ। एक हेयर शेप का स्ट्रक्चर ये रहा और इसके दो पार्ट्स हैं, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। The ascending limbs continues as longal, highly coiled tubular region called distal convoluted tubule है। उसके बाद एक असेंडिंग लूप है ना, असेंडिंग लिम्ब है, वो एक हाईली कॉइल्ड रीजन बनाता है जिसे हम कहते हैं क्या है यार, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम डिसिटी कहते हैं। द डिसिटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो जो कई सारे मतलब ना बहुत सारे नेफ्रॉन के डिसिटी मिलके एक जगह ओपन होते हैं, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। Many of which converts and open into renal pelvis through medullary pyramids in calyces। और बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज होते हैं और एक रेनल पेल्विस पे ओपन होते हैं। किसके थ्रू, मेडुलरी पिरामिड के थ्रू। रेनल पेल्विस ना देख ही लेते हैं, ये रहा रेनल पेल्विस। बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके रेनल पेल्विस पे ओपन होते हैं। मेडुलरी पिरामिड कहाँ है, ये मेडुलरी पिरामिड के थ्रू यहाँ पे आते हैं। यो गाइस, द मेल्फिगियन कॉर्पसल्स मतलब ग्लोमेरुलस प्लस क्या था, बोमेंस कैप्सूल। पीसीटी एंड डिसिटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। ये हमारे कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपका लूप ऑफ हेनले ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। एक सेकेंड ना, हाँ ये रहा आपका, इसको मान लो आपका अपना माल्फिगियन कॉर्पसल्स मतलब ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, और लूप ऑफ हेनले है ना, वो इसके अंदर डीप रहता है, इसके अंदर डीप। और ये जो ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं, कहाँ गया यार, भूल गया वो सब को, वो टर्म को, कॉर्पसल्स या फिर क्या था, हाँ कॉर्टिकल रीजन मतलब उसका अपर वाला रीजन, और नीचे वाला रीजन को हम कहते हैं मेडुला के अंदर चला जाता है। इन मेजोरिटी नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट। ज़्यादातर नेफ्रॉन्स में ना जो लूप ऑफ हेनले काफ़ी छोटा होता है और एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, और कुछ ही हद तक वो डीप होते हैं मेडुला के अंदर। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और उस नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। कुछ नेफ्रॉन्स में ना जो लूप ऑफ हेनले हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं एंड रम्स डीप इनटू द मेडुला। और जो मेडुला है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर देते हैं। पेनिट्रेट एक टर्म सही होगा कि नहीं, मतलब ज़्यादा अंदर तक रहते हैं। उसे हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, द एफरेंट arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries। तो आपका जो एफरेंट आर्टेरियोल था ना, कहाँ गया यार, ये देखो एफरेंट आर्टेरियोल, ये आगे बढ़ता है और कंबाइन होके एक कैपिलरी का रीजन बना लेता है, जिसे हम कहते हैं, कहाँ गया वो टर्म, ये पेरीटुबुलर कैपिलरीज। A minute vessel of the network runs parallel to the Henle loop forming U-shaped vasirecta। तो ये जो वेसल का नेटवर्क है वो हेनले लूप के पैरेलल चला जाता है और उसे एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम कहते हैं वासरेक्टा। वासरेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रेड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो हमारा जो वासरेक्टा है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है ना, उसमें बहुत ही कम मात्रा प्रेजेंट होते हैं या फिर बहुत ही छोटा होता है। मतलब कि
कि उसमें प्रेजेंट नहीं होता। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मतलब जिसका हेनले फ्लोप छोटा होता है। 19.2 यूरिन फॉर्मेशन। Urine formation involves three main processes, namely glomerular filtration, reabsorption, and secretion that takes place in different parts of the nephron. तो यूरिन फॉर्मेशन है वो बेसिकली तीन मेन स्टेप्स इसको एक ही वीडियो में करें क्या कि नेक्स्ट वीडियो में करते हैं? नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। भाई मेरा आवाज़ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं?